डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एपिलेप्सी रिलेटेड इमरजेंसीज। मीन आजकल हम साइकियाट्रिक इमरजेंसीज देख रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा। इससे पहले भी हमने काफ़ी ये टॉपिक्स कवर किए हैं और इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। जैसे अभी पैनिक अटैक हमने किया था, ये भी एक साइकियाट्रिक इमरजेंसी में आता है। उससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक, डिलीरियम ट्रीमर्स हो गया और सुसाइडल थॉट्स हैं। इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किए, क्योंकि जो साइकियाट्रिक इमरजेंसीज़ हैं उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो आज हम ये लास्ट देख रहे हैं। जल्दी जल्दी इसको फिनिश करूँगी, बहुत लेंदी नहीं होगा, बस आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ में क्या होता है। जैसे स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है, एपिलेप्टिक फिरर क्या होता है, कैटाटोनिक स्टूपर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बताएंगे, बस हो गया। और इसके बारे में मैनेजमेंट कर देंगे, जल्दी फिनिश हो जाएगा। लंबा वीडियो नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम एक चीज़ को लेंगे और उसका डिटेल करेंगे तो बहुत लेंदी बनेगा। तो अभी हम सिर्फ इमरजेंसीज को देखते हुए ही यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो आपको जो है जब भी क्वेश्चन में आता है, अगर स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन में आता है तो आप इसको बहुत आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, उसमें आपका लिखने का तरीका अलग होता है कि अप टू दी मार्क आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जितने भी हमने अभी इमरजेंसीज में, ये साइकियाट्रिक इमरजेंसीज में टॉपिक आपको दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उससे आप क्या करेंगे, जैसे आपने इंट्रो किया, फिर डेफिनेशन की, उसके बाद आप जैसे टाइप्स लिख देंगे ना कि कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं, तो उन सब के हेड नेम लिख दीजिए। उसमें भी आप उसमें क्या करिए, अप टू द मार्क आप शॉर्ट करके उनके अंदर डाल दीजिए, तो काफ़ी अच्छी से आप मार्क गेन कर सकते हैं। और जो लोग स्टूडेंट नहीं हैं, वो अपनी नॉलेज के लिए देख रहे हैं कि उनके घर में या किसी में ऐसे मिर्गी के दौरे आते हैं या अड़ोस पड़ोस में, तो वो इससे हेल्प कर सकते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो बनेगा और बहुत जल्दी और छोटा बनेगा। तो एज़ पर डिमांड ऑफ आवर स्टूडेंट्स मैंने दोनों लैंग्वेज में बनाया है, हिंदी और इंग्लिश। तो आप देख सकते हैं, जिसमें भी आपको फ़ायदा लगे आप उसमें बाद में आप उसको देख सकते हैं। पहले तो आप मेरे साथ इनको देखिए जो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो ये होता है स्टेटस जो एपिलेप्टिकस क्या होता है कि इसमें जो होता है, जो कंटिन्यू इंटरमिटेंट सीजर आते हैं, मतलब कि या तो कंटिन्यू में रहेंगे, कंटिन्यूस होंगे, रुकेंगे नहीं, या फिर अगर थोड़ी देर के लिए रुके सेकंड में और फिर उसके बाद कंटिन्यू हो गए, फिर रुके फिर कंटिन्यू हो गए, इसको इंटरमिटेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटी होती है, उसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 5 मिनट से ज़्यादा रहता है। ठीक है, और इसमें जो पेशेंट होता है उसका जो मतलब जो उसका ये जो कॉन्शियसनेस होता है वो कैसा रहता है, विदाउट रिगेनिंग कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस नहीं रहता वो, मतलब उसका जो कॉन्शियसनेस होता है उसको वो रिगेन नहीं कर पाता है। ठीक है, और वो बार बार होश में आए बिना ही ये सब कर रहा होता है। मिर्गी के टाइप की जो एक्टिविटी होती है, दौरे पड़ रहे होते हैं। ठीक है, 5 मिनट से ज़्यादा। और क्या करेगा उसमें, वो रुक रुक के आएंगे या फिर वो कंटिन्यूशन में भी रह सकते हैं 5 मिनट से ज़्यादा, 5 मिनट तक रह सकते हैं या मोर देन 5 मिनट रह सकते हैं। तो इसमें वो ऐसी एक्टिविटी करता है जैसे दौरे में करते हैं, उसी को बोलते हैं एपिलेप्ट, ये स्टेटस एपिलेप्टिकस। ओके, तो इसके क्या मतलब जो ये होता है, इसमें हम देखेंगे कि ये स्टेटस एपिलेप्टिकस जैसे मैंने बताया वही होता है। और उसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कि ये रिपीटेड अटैक होता है, यानी कि बार बार आने वाला, बार बार रिपीट हो रहा है, जिसमें कि जनरलाइज टॉनिक और क्लोनिक फिट्स हो रहे हैं विदाउट गेनिंग कॉन्शियसनेस इन बिटवीन। यानी कि जब ये दौरे आ रहे हैं तो उसका जो कॉन्शियसनेस होता है, यानी कि वो होश में नहीं रह रहा होता है, बिना होश के ही उसमें क्या हो रहे होते हैं, ये जो जनरलाइज टॉनिक और क्लोनिक। अब ये क्या होता है, ये मैंने आपको प्लेलिस्ट में आप देख सकते जाके, मैंने आपको उसमें दिया हुआ है, मिडवाइफरी में शायद ये है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, वही अटैक पड़ जाना दौरे वाला, उसी को बोलते हैं। फिर इसके कारण क्या होते हैं, इसमें जो होता है जो सडनली विड्रॉ कर लेते हैं अपना कोई भी, अगर उनको ये हो रही होती है, क्या कुछ मेडिकेशन चल रही होती है, एंटी एपिलेप्टिक जो ड्रग होती है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का मतलब होता है जो मिर्गी को रोकने वाले, जैसे दौरे को रोकने वाले, जो अगर वो कोई दवाई ले रहे होते हैं और वो अचानक ही रोक लेते हैं उसको, विड्रॉ मतलब वो नहीं लेते हैं, तब ये होता है। या फिर उनको कोई बीमारी होती है जो इन्फेक्शन से रिलेटेड होती है, जैसे कि मलेरिया हो या कोई और हेल्थ डिजीज़ कंडीशन है उनकी, तो उसकी वजह से भी कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से भी ये दौरे आ जाते हैं, जैसे हाई फीवर में भी आपने देखा होगा। और कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, जैसे कि ओवर वर्किंग, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ओवर वर्क कर रहे हैं विदाउट टेकिंग, कोई फूड वगैरह नहीं खा पा रहे हैं या अच्छे से उनका
खान पान नहीं हो रहा, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तब भी ये वाली प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है। एंड स्टारवेशन का मतलब होता है काफ़ी लंबे समय से भूखे रह रहे हैं, यानी कि उन्हें खाना पीने में ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उनके जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो पुअर है। इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस मतलब जो उनके अंदर मिनरल्स वगैरह है, वाइटामिन्स वगैरह है, वो सब क्या नहीं, उनका बैलेंस नहीं हो रहा, पुअर है वो, जितना उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना उनके बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं है, ठीक है। और उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आएंगी। और हार्मोनल चेंज हो जाता है जब प्रेगनेंसी में, क्योंकि आपको पता है ना, प्रेगनेंसी जब मदर कंसीव करती है कोई भी लेडी, तो उसके अंदर हार्मोनल चेंजेज होते हैं, तो कभी कभी उसके वजह से भी देखने को मिलता है। जैसे कि आपने PIH सुना होगा ना, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, तो वो आप देख सकते हैं उसमें भी। और मैंने उसमें सीजर्स का भी डाला है, तो आप देख पाएंगे उसमें भी। फिर उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस। इसको कैसे मैनेज करेंगे, तो इसको फटाफट हम देखते हैं कि कैसे इसको मैनेज करेंगे। देखिए, मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है इसको हैंडल करना। क्यों? क्योंकि ये जो होता है पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग रहता है, यानी कि उसको, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है, उसके जीवन के लिए खतरनाक होता है, ठीक है, जानलेवा हो सकता है। तो इसलिए हम ये जो फॉलोइंग है ये सब कर सकते हैं उसमें। तो ये जो मेडिकोज हैं चाहे नॉन मेडिकोज, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा। उसको पहले तो सबसे पहले डेंजर एरिया से उसको दूर रखना पड़ेगा, और उसके पास अगर कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट टाइप कुछ चीज़ें हैं जिससे कि उसको नुकसान हो सकता है, तो उसको भी उसके पास से हटा देना चाहिए। और अगर वो लड़का लड़की कोई भी है, अगर वो ग्राउंड में है, ज़मीन में है, तो उसको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए कि उसका जो हंटिंग द हेड, यानी कि अपने सर को बार बार, वो कहीं कुछ लोग होते हैं, देखा होगा, ज़मीन में अपने सर पटकते हैं, इस तरीके से झटके लगते हैं तो सर उनका ज़मीन में पटकता है, तो उससे उनको बचाना चाहिए, मतलब ठीक है, प्रोटेक्ट करना चाहिए। चाहे उसके नीचे कुछ रख दें, गद्दा रख दें, या कोई पिलो रख दें, या खुद ही उसके अपने पैर मतलब लैप में रख लें उनका हेड, इस तरीके से कर सकते हैं। और लूज एंड टाइट क्लोथ, उनके जो अगर उन्होंने कोई टाइट कपड़े पहने तो उसको हटा देना चाहिए, लूज़ कर देना चाहिए, जिससे कि उनका एयर सर्कुलेशन बना रहे, यानी कि उनको एयर प्रॉपर मिलती रहे, यानी कि सफोकेशन से उनको दूर होना चाहिए, ताकि उनकी सांस लेने में तकलीफ ना हो, ठीक है। और उसके जो जर्किंग मूवमेंट है, यानी कि जर्किंग मतलब झटके लग रहे हैं, उसको रोकना नहीं चाहिए। डू नॉट रिस्ट्रेन का मतलब है रोकना नहीं चाहिए उसको। कुछ लोग ऐसे जैसे बांध दें, उनके हाथ पकड़ के रोक दें, सर जमीन, वो मतलब ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के उनकी बॉडी को वो कर दें, बांध दें, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और क्लियर एयरवे, और हमेशा ध्यान रखना है कि उनका जो एयरवे है, यानी कि जो सांस नली है, वो क्लियर होनी चाहिए, यानी कि सर मुड़ा हुआ ना हो उनका, है ना, नहीं तो उनका जो एयरवे होता है, यानी कि जो ये जो हमारी ट्रेकिया होती है वो मुड़ जाएगी, या फिर वो अगर हेड सही से नहीं रखा है या मुंह में कुछ फंसा हुआ है, उसको भी देखना चाहिए, जिससे कि उनकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, यानी कि एयर ऑब्स्ट्रक्ट ना हो ना, अंदर सांस लेने में परेशानी नहीं हो। और उसको क्या करना चाहिए, बाई माउथ कुछ भी नहीं देना चाहिए, जैसे वो होश में नहीं है, कुछ लोग उसके मुंह में पानी डालते हैं, या फिर उसके मुंह में कुछ ऐसे प्रार्थना वाली पानी डाल देंगे कि इससे ठीक हो जाएगा, ये सब नहीं करना है, नहीं तो उससे फंदा लग सकता है। और उसको क्या करना चाहिए, पोजीशन बना के रखनी चाहिए, सबसे बड़ी बात, लेटरल पोजीशन और सेमी प्रोन पोजीशन बना के रखनी चाहिए, यानी कि उसको करवट करके लिटा देना चाहिए, सीधी भाषा में बोलें, क्योंकि अगर सीधा लिटाएंगे, मतलब पीठ के बल लिटाएंगे, तो क्या होगा कि उसका चोक हो सकता है। चोक का मतलब जो भी उसके मुंह में सलाइवा है और वो उसके ट्रेकिया में जा सकता है, तो उसको क्या हो सकता है, उसका फंदा लग सकता है। फंदा लगेगा तो पेशेंट को जान का खतरा रहेगा, इसलिए क्या करना चाहिए, उसको तिरछा करके लिटा देना चाहिए बॉडी उसकी, ठीक है। और पेशेंट को जो होता है, अगर वो पेशेंट हॉस्पिटल में है, मतलब रेफ़र करना चाहिए उसको हॉस्पिटल में, फर्दर मैनेजमेंट। इतना तो सब आपने घर पे कर दिया, अब उसके बाद उसको हॉस्पिटल में जब थोड़ा सा रिलैक्स होता है, तो उसको फर्दर मैनेजमेंट के लिए, आगे की कार्रवाई के लिए हॉस्पिटल में रेफ़र करना चाहिए, ले जाना चाहिए। अगर वो हॉस्पिटल में है तो उसको IV फ्लूइड देने चाहिए, ऑक्सीजन स्टार्ट करनी चाहिए, और उसको IV डायज़ापाम उसको देना चाहिए पेशेंट को, जिससे कि क्या होगा, और या फिर उसको जो पेरेंटल फिनोटॉइन है IV वो स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये सब मेजर, ये जो इमरजेंसी मेजर्स टू बी यूज़, और ये इमरजेंसी मेजर्स में आते हैं जो कि इसको यूज़ करना चाहिए ये इस टाइप के पेशेंट के लिए, ठीक है। फिर है एपिलेप्टिक फ्यूरर। एपिलेप्टिक फ्यूरर क्या होता है, ये दूसरा प्रॉब्लम है, ठीक है। वो अभी हमने देखा था, पहला था, और ये अब दूसरा देख रहे हैं कि ये भी एक एपिलेप्टिक अटैक होता है, ठीक है, जो कि मिर्गी के दौरे के बाद होता है। जैसे मिर्गी दौरा आया और उसके बाद वाला जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं एपिलेप्टिक अटैक बोलते हैं, जहाँ पर पेशेंट क्या करता है, एक स्ट्रेंजर की तरह का देखता, मतलब हमको वो किसी को पहचानेगा नहीं, और वो उस तरीके से व्यवहार करता है जैसे वो अनजान है हमारे लिए, वो किसी को नहीं पहचानता।
जानता, और उसमें वो वॉयलेंट भी हो सकता है, एक्साइटेड भी हो सकता है, यानी कि ज़्यादा उत्तेजित हो जाएगा या फिर चिल्लाना उल्लाना करेगा, कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ को वो करेगा और वो किसी को नहीं पहचानेगा, ठीक है। और पेशेंट जो होता है वो क्या करता है, इनटू ये जो वंडर ऑफ एंड रन इनटू द डेंजर, यानी कि पेशेंट क्या हो सकता है, रन कर सकता है डेंजर साइड की ओर को, यानी कि वो भटक सकता है वहाँ से, डेंजर की ओर को जा सकता है। कहने का मतलब जैसे कि वो कोई व्हीकल है, नॉक डाउन बाय अ व्हीकल, यानी कि किसी वाहन से टकरा सकता है, क्योंकि उसे कुछ आइडिया नहीं होता है, वो कहीं को भी भाग रहा होगा, तो इसलिए उसका ध्यान रखना पड़ता है इस वाली स्टेज में, क्योंकि वो किसी को नहीं पहचानता, समझ में नहीं आता कि ये मेरे लिए डेंजर सिचुएशन है या नहीं है, ठीक है। और इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसको जल्दी से पेशेंट को क्या करते हैं, सडेट का मतलब होता है उसको रेस्ट वाली मेडिकेशन दे देते हैं। डाइज़ापाम 10 mg IV दे देंगे अगर हॉस्पिटल में है, तो डाइज़ापाम जो होता है वो थोड़ा रिलैक्स कर देगा उसको, और उसको नींद आ जाएगी थोड़ी देर के लिए, है ना। और फिर अगर वो बाई माउथ ले सकता है पेशेंट, तो उसको एंटी कन्वर्जेंट जो हेलोपेरिडॉल होता है 10 mg का या 5 mg का, उसको दे सकते हैं। एंटी कन्वर्जेंट होता है ये। एंटी कन्वर्जेंट का मतलब होता है वही जैसे मिर्गी की दौड़े को रोकने वाला जो ड्रग होती है, वो बाई माउथ दे सकता है अगर पेशेंट लेने के उसमें है। तो ये क्या करेगा, उसके साइकोटिक बिहेवियर जो हो रहा है ना, जैसे चिल्लाना भागना, ये सब नहीं करेगा, वो कम हो जाएगा। और अगर जो भी है, चाहे वो लड़का लड़की कोई भी है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, शुड बी रीओरिएंटेड, यानी कि उनको ओरिएंटेड कराना चाहिए कि वो कहाँ पे हैं, किस में, हम कौन है, इस तरीके से, ठीक है। तो वो थोड़ा थोड़ा समझेंगे। और कैटाटोनिक स्टूपर आता है थर्ड वाला, मतलब ये भी एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जो कि यही एपिलेप्टिक की ही प्रॉब्लम है, मतलब एपिलेप्सी वाली। तो ये भी एक साइकियाट्रिक इमरजेंसी में ही आती है। इसमें क्या करता है पेशेंट, एकदम म्यूटिज्म और नेगेटिविज्म हो जाता है उसको, मतलब एक तो गूंगा टाइप का हो जाएगा, कुछ बात नहीं करेगा, और नेगेटिव की ओर को ज़्यादा उसके दिमाग चलेगा। और देखिए ये जो कुछ ऐसे इसमें ये भी हैं वर्ड जो साइकियाट्रिक में आपने सुने होंगे, जिसका मतलब भी आपको अभी समझ में भी आ जाएगा कि इसमें क्या क्या होता है कैटाटोनिक। एक तो म्यूटिज्म हो गया, नेगेटिविज्म हो गया, यानी कि वो नेगेटिव वाली चीज़ें ज़्यादा वो करेगा और चुप रहेगा, बिल्कुल गूंगा टाइप का बना रहेगा। और क्या करेगा वो, स्टूपर एम्बी टेंडेंसी, यानी कि उसमें क्या हो जाएगा, क्या करूँ या क्या ना करूँ वाली फीलिंग आएगी, ये करूँ या ना करूँ, इस तरीके की, ठीक है। और ऑटोमेटिक ओबीडियंस, और ऑटोमेटिक ओबीडियंस का मतलब होता है या तो वो आपकी कमांड को ओबे करेगा, जो भी आप बोलेंगे उसको वो ओबे करेगा, ठीक है। या फिर उसको समझ, अगर आप कुछ करने को कहेंगे तो करे या ना करूं जैसी उसके अंदर फीलिंग आएगी, उसको बोलते हैं स्टूपर एम्बी टेंडेंसी, ठीक है। फिर है पॉस्चरिंग मैनरिज्म। पॉस्चरिंग मैनरिज्म का मतलब होता है अपने पॉस्चर को वो क्या करता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। इनवॉलेंट्री मतलब उसके इनवॉलेंट्री का मतलब होता है वो उसके काबू में नहीं है, ऐसे वाले मूवमेंट वो करता है। आपने देखा होगा हाथ पैर टेढ़े कर लेना, मुंह टेढ़ा कर लेना, और अकड़ जाना, जकड़ जाना, इस तरीके का मूवमेंट भी वो इसमें हो सकता है। और क्या होगा, स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप का मतलब है कि आपको पता है, सुना है आपने मेंटल हेल्थ में, कि ऐसे बात करना, ये इसे बार बार रिपीट करना, रिपीटिशन ऑफ द स्पीच एंड मोटर एक्टिविटी, यानी कि कुछ भी चीज़ें वो क्या कर रहा है, बार बार कुछ बोल रहा है, कुछ स्पीच बात कर रहा है, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगी, बार बार उसको एक ही चीज़ को वो बार बार रिपीट करता रहेगा, जिसका कोई समझ में नहीं आएगा कि वो भूल क्या रहा है, ठीक है। फिर इसका मैनेजमेंट करना चाहिए फटाफट। तो सिंस द पेशेंट इज़ नॉट एक्टिव इन ऑल वेज, जब तक कि पेशेंट जो होता है हर तरीके से वो एक्टिव ना हो जाए, समझ में ना आ जाए, तो उसको क्या करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि पेशेंट को अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर मिलनी चाहिए, जब तक कि वो पूरी तरीके से फुली कॉन्शियस नहीं हो जाता हर तरीके से, ठीक है। तब तक उसको अपने नॉलेज मतलब ऑब्जर्वेशन में रखना है। क्यों? क्योंकि पेशेंट की जो लाइफ होती है वो डेंजर में होती है, ठीक है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो उसमें ये कर सकते हैं, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो, पेशेंट को इंश्योर कर उसका एयरवे सबसे पहले चेक करना चाहिए कि वो इंश्योर उसका जो है वो क्लियर हो, एयरवे क्लियर हो, कि ये आपको आश्वस्त हो जाना चाहिए कि उसकी एयर रुक ना रही हो, कि जिससे उसको सांस में प्रॉब्लम हो, चाहे उसकी ट्रेकिया या सर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा हो, या वहाँ पे उसके मुंह में कुछ फंसा हुआ हो, ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कुछ तो नहीं है फेस मुंह वगैरह में झाग झूग वगैरह, या कोई जो टीथ होते हैं ना आर्टिफिशियल, वो भी कभी कभी किसी के गिर सकते हैं मुंह पे, या फिर उसकी जो ट्रेकिया होती है, सर होता टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हो, है ना, इससे भी और मतलब हो सकता है कि एयर उसको ना मिल रही प्रॉपर। और उसका जो आईवी फ्लूइड होता है, अगर वो एडमिनिस्टर करना चाहिए उसको, पेशेंट को, अगर वो काफ़ी समय से खाना नहीं खाया हुआ है, तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करने के लिए आईवी फ्लूइड, मतलब वही जो बॉटल्स जिसे बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो देनी चाहिए, स्टार्ट करवा देनी चाहिए उसको, अगर वो हॉस्पिटल में है। और उसको कलेक्ट हिस्ट्री, यानी कि उसकी घर वालों से,
फ्रेंड सर्कल से उसकी हिस्ट्री लेनी चाहिए और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन प्रॉपर करना चाहिए, जैसे कि वाइटल वगैरह चेक कर ले, बीपी और उसके कुछ भी जैसे बीपी, टेम्परेचर, पल्स, हार्ट रेट वगैरह देखनी चाहिए ताकि कुछ पता चल जाए कि नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। और उसका कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए उसका ब्लड ले लेना चाहिए पहले, कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले। आपने देखा होगा ना कि एकदम से अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, कोई जो होते हैं डायबिटीज़ होते हैं, तो उनको आपने बिना चेक करे ब्लड बिना चेक करे आपने उसको 10% और या ग्लूकोज स्टार्ट कर दिया, तो उसको तो और ज़्यादा फिर उसकी प्रॉब्लम आ जाएगी, उसका शुगर बढ़ जाएगा। इसलिए और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो इसलिए ब्लड का टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए कि उसमें अगर बाय द वे उसमें एचबी ग्रुपिंग वगैरह भी कर लेना चाहिए, एचबी कर लेना चाहिए, जिससे कि अगर ज़रूरत पड़े तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा पाएँ, या फिर उसका एचबी लेवल देखना है, जो और भी सीबीसी वगैरह सब इसमें आ जाएंगे ब्लड टेस्ट में। और प्रोवाइड द रेस्ट, और उसको रेस्ट देनी चाहिए, ताकि जो होता है अनकॉन्शियस पेशेंट को क्या करना चाहिए, प्रोवाइड द रेस्ट ऑफ केयर एज फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं ना, जिनको होश नहीं होता, उस तरीके की उसको केयर देनी चाहिए, ठीक है। फिर है हिस्टेरिकल अटैक। हिस्टेरिकल अटैक भी एक नया तरीके का अटैक हो गया, इसी में आता है। तो ये भी क्या होता है, इसमें पेशेंट क्या करता है, ये भी साइकेट्रिक इमरजेंसी में ही आएगा। इसमें भी जो पेशेंट होता है वो मिमिक एबनॉर्मल ऑफ एनी फंक्शन, यानी कि वो क्या करता है, मतलब वो रिपीट करना, यानी कि एक तरीके से जो मिमिक करना, नकल करना कुछ भी एबनॉर्मल फंक्शन को बार बार उसको करना, नकल कर सकता है वो किसी भी हिस्टेरिकल अटैक में, ठीक है, जो कि उसके अंडर वॉलंटरी कंट्रोल में है, उसके कंट्रोल में है, जिसको कि वो चाहे तो ना भी करे, लेकिन वो करता है, इसमें अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ करेगा। और जो साइकेट्रिक इमरजेंसी में भी प्रेजेंट इन फॉर्म, तो ये इस तरीके से जो नीचे दिए गए, ये इनमें से जो साइकेट्रिक, ये जो हिस्टेरिकल अटैक होते हैं वो ये तरीके के आते हैं। एक तो हो गया हिस्टेरिकल फिट्स, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, एक तो हिस्टेरिकल फिट्स होते हैं जिसमें कि पेशेंट क्या करता है, उसको लगता है कि वो गिरा बिना अनकॉन्शियस लिए, यानी कि गिर जाएगा वो, जबकि वो कॉन्शियस है और उसमें उसको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि वो अब गिरा तब गिरा, और वो गिर भी जाएगा, ठीक है, लेकिन वो सेफ प्लेस में गिरेगा जिसमें कि उसको कोई अटैक नहीं होगा। इसको बोलते हैं हिस्टेरिकल फिट्स बोलेंगे। और हिस्टेरिकल अटैक्सिया, हिस्टेरिकल अटैक्सिया क्या होता है, पेशेंट प्रेजेंट विद एबनॉर्मल पॉस्चर एंड गेट, मतलब अपनी एक्टिविटीज़, अपने पॉस्चर, अपनी जो मुद्राएं होती हैं, चाल चलन होता है, वो उसका एबनॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल नहीं होगा, उसको बोलते हैं हिस्टेरिकल अटैक्सिया। और हिस्टेरिकल पैराप्लीजिया किसे बोलेंगे, जिसमें कि पेशेंट का जो वन साइड होता है ना बॉडी का, एक साइड उसका पैरालाइज हो जाएगा, यानी कि उसको काम नहीं करेगा उसका एक साइड, ठीक है। तो ये सारे एक्टिविटीज़ किस में हो जाती हैं, हिस्टेरिकल अटैक। हिस्टेरिकल अटैक में क्या क्या आएगा, हिस्टेरिकल फिट्स आ सकते हैं, हिस्टेरिकल अटैक्सिया होगा और हिस्टेरिकल पैराप्लीजिया होगा। तो ये जो भी अभी आपने देखा था, ये ड्रामेटिक क्वालिटी हम इसको कह सकते हैं, मार्क बाय ड्रामेटिक क्वालिटी एंड सैडनेस ऑफ मूड, यानी कि उसका मूड ठीक नहीं है तब वो ये वाली एक्टिविटीज़ कर रहा है, या फिर वो ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ इसको बोलेंगे, जिससे कि क्योंकि उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना, कोई उसको हार्म नहीं हो रहा है, सब उसको सेफली हो रहा है, ठीक है। तो इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे हिस्टेरिकल अटैक का, तो हिस्टेरिकल जो फिट होता है शुड बी डिस्टिंग्विश्ड, यानी कि जो हिस्टेरिकल फिट्स होते हैं इसको अलग करना चाहिए, किससे, जेन्यून एपिलेप्टिक फिट से, जो हमें स्टार्टिंग में देखे थे उन फिट से इसको अलग रखना चाहिए, उन दौरों से इसको अलग करके देखना चाहिए, ठीक है। सिंस दे डू नॉट हैव वार्निंग साइन, इसमें क्या नहीं होता, कोई भी चूंकि क्या नहीं होता, इसमें कोई वार्निंग साइन नहीं होता है। वार्निंग साइन का मतलब जैसे उसको धीरे धीरे ना मतलब उसको पता लगने लगता है कि मुझे दौरों में कि मुझे ये दौरा होने वाला है, तो उसके जो जो रियल दौरे, लेकिन इसमें कोई वार्निंग साइन नहीं होता है, कोई लक्षण इसमें दिखने को नहीं मिलते हैं, उसकी टंग बाइट नहीं होती है, यानी जैसे उसमें होता है जो फिट्स होते हैं एपिलेप्सी में कि उनकी टंग भी बाइट हो जाती है, झाग निकलता है एक साइड से, इसमें कोई भी टंग बाइट नहीं होती। टंग बाइट मतलब जो जीभ कट जाती है मुंह में दांतों से, जब उनको किटकिटाते हैं ना वो लोग मिर्गी में, तो वो इसमें नहीं होता है, ठीक है। और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड फीसिस, इसमें कोई भी यूरिन और फीसिस भी नहीं पास होता है, यानी कि उनको ये जो मलमूत्र जो होते हैं वो जैसे निकल जाता है उसमें दौरों में ना, कभी कभी यूरिन पास कर लेते हैं पेशेंट, कभी कभी उनको फीसिस भी आ जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता है, ठीक है, इस वाले में। और ये जो हम हिस्टेरिकल अटैक देख रहे हैं इसमें वो उन दौरों की तरह नहीं होता है। नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और इसमें वो अपना कॉन्शियसनेस भी लॉस नहीं करते, यानी कि वो कॉन्शियस रहते हैं, मतलब उनको सब पता रहता है कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ, मतलब उनको उस तरीके का आभास होता है, ठीक है। और यूजुअली अकर इंडोर और इन सेफ प्लेस, आपने देखा
देखा होगा कि ये वाले जो हिस्टेरिकल अटैक होते हैं ये हमेशा घर के अंदर होते हैं या फिर ये सेफ प्लेस में होते हैं। मतलब उनको कोई नुकसान नहीं होता, जैसे हमने देखा था कि उनको नुकसान नहीं होता, तो ये घर के अंदर या सेफ प्लेस स्थानों में ये होते हैं। ठीक है, इसलिए जो ये हिस्टेरिकल सिम्टम कैन कॉज पैनिक अमंग रिलेटिव्स। ठीक है, लेकिन ये जो हिस्टेरिकल जो सिम्टम है ये क्या कर सकते हैं, जो उसके रिलेटिव होते हैं पेशेंट के, उसको पैनिक, उनको ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए उनको क्या कर देना चाहिए, एक्सप्लेन टू देम, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि साइकोलॉजिकल नेचर ऑफ द सिम्टम। तो ये क्या हो जाता है, ये जो इसका जो नेचर होता है साइकोलॉजिकल, वो उनको समझा देना चाहिए कि भाई कुछ नहीं होगा, पेशेंट को रीअश्योर कर देना चाहिए कि पेशेंट को कोई भी हार्म नहीं होगा, नो हार्म वुड कम टू द पेशेंट। इसलिए इसको कुछ आप चिंता ना करें, इसमें पेशेंट को कोई हार्म नहीं होगा, ये हिस्टेरिकल है। इस तरीके से उनको एक्सप्लेन करना चाहिए और पेशेंट को हेल्प द पेशेंट टू रियलाइज द मीनिंग ऑफ द सिम्टम, और पेशेंट को भी एक्सप्लेन करना चाहिए इन तरीके के जो सिम्टम की रियलाइजेशन उनको बताना चाहिए, और जिससे उनको क्या मिलेगा, उनको हेल्प होगा कि वो अल्टरनेटिव वे कोपिंग दिस विथ स्ट्रेस। तो मतलब जो भी उनको अभी स्ट्रेस हो रहा है, चिंता फिक्र कुछ भी अगर वो हो रहा है, तो उससे वो जो तनाव है उससे उनको कैसे उससे लड़ना है या कैसे उसको वो दूर करना है, तो उससे वो नए तरीके ढूंढ सकते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं हमेशा बोलती हूँ कि लाइक तो करते जाइए, आप लाइक भी नहीं करते हैं ना, तो आप कोई कमेंट भी नहीं करते हैं कि किस तरीके का आपको इसमें करेक्शन चाहिए या कौन से और नए टॉपिक में वीडियो चाहिए, तो आप बताइएगा लेक्चर किस और में चाहिए, तो मैं उसी तरीके के लेक्चर आपको दूंगी। और अगर कोई चेंजेस लगता है आपको कि इसमें करना चाहिए तो वो भी बताइए, और सब्सक्राइब भी करिए, और जो नए व्यूवर्स हैं वही सब्सक्राइब करें जो पहली बार इस चैनल में आए हैं, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी इस तरीके के फ्रूटफुल वीडियो इसमें डलती हैं उसमें आप फ़ायदा मिल पाए। और आप जो है प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं माइंड हाइज नर्सिंग की, उसमें सारे आपके जो सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड टॉपिक पड़े हुए हैं, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। तो गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो।